आज हम स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में क्लास 11 चैप्टर नंबर 10 और सॉरी चैप्टर नंबर 9 स्ट्रेट लाइन और एक्सरसाइज मिसलेनियस का सॉल्यूशन का पार्ट 3। क्योंकि एक्सरसाइज बड़ी है, 23 क्वेश्चन है, लंबे लंबे लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन है। 2 पार्ट हमने कर लिए हैं और उन 2 पार्ट्स में मिलाकर के हमने टोटल 15 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 16। और ये भी अभी ये पार्ट प्लस एक और पार्ट बनेगा, क्योंकि मैं आज देख रहा था मॉर्निंग में कि काफी क्वेश्चन आगे क्वेश्चन थोड़ा काफी लेंदी हैं, काफी एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो हमें टाइम लगेगा। तो 8 क्वेश्चन बचे हैं, देखते हैं 4-5 इसमें करेंगे, बाकी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर है बात? चलें करें स्टार्ट। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। द हाइपोटेनियस ऑफ ए द हाइपोटेनियस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उस राइट एंगल ट्राइंगल का जो हाइपोटेनियस है has its end at the point 1 3 and -4 1। एक राइट एंगल ट्राइंगल का जो हाइपोटेनियस है, उस हाइपोटेनियस के जो एंड पॉइंट है ना, वो कौन कौन होंगे? 1,3 एंड -4, 1। फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लेग्स परपेंडिकुलर साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। जो ट्राइंगल की परपेंडिकुलर साइड होंगी, यानी कि परपेंडिकुलर और बेस, भाई 3 साइड होती है ना, हाइपोटेनियस होता है। हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल अगर है तो एक उसमें हाइपोटेनस हो जाएगा। मान लो ये है राइट एंगल ट्राइंगल, तो कह रहा है कि इस राइट एंगल ट्राइंगल का जो हाइपोटेनस है, द हाइपोटेनस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल हैज इट्स एंड पॉइंट्स एट द पॉइंट। इस ये वाला जो एंड पॉइंट है ये 1,3 है, हाइपोटेनस का एंड पॉइंट 1,3 है। और जो इसका दूसरा वाला है वो -4,1 है, -4,1। तो हमको इसने हाइपोटेनस के क्या दिए हुए हैं? एंड पॉइंट्स। और वो कह रहा है कि जो बाकी 2 साइड्स हैं इनको बोलते हैं परपेंडिकुलर साइड्स, लेग्स। ठीक है, इन दोनों की इक्वेशन बतानी है, बीसी की भी और एबी की भी, परपेंडिकुलर की भी और बेस की भी। हमको क्या बतानी है? इक्वेशन। तो क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा वैसे कि क्वेश्चन क्या है हमारे पास, कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उस राइट एंगल ट्राइंगल की हमको हाइपोटेनस गिवन है, और इस हाइपोटेनस के वर्टिसेस गिवन है, हाइपोटेनस के एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, और हमको इन दोनों साइड्स की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो इस क्वेश्चन करने के लिए हमें इसका बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर बनानी पड़ेगी। ठीक है, एकदम कार्टेशियन प्लेन में कार्टेशियन प्लेन में आगे एकदम जो भी इसकी एक्यूरेट फिगर होगी वो बनाएंगे हम। तो बहुत ध्यान से समझेंगे चीजों को, बहुत ध्यान समझेंगे। ये है कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, हमने कहा 1 2 3 4 -1 -2 -3 1 2 3 -1 -2 -3। क्या कहते हैं वो? आगे पढ़ेंगे एक बार। द हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल हैज इट्स एंड पॉइंट। तो द एंड पॉइंट्स ऑफ द एंड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस, द एंड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस इज। हाइपोटेनस के एंड पॉइंट्स क्या क्या है? हाइपोटेनस के एंड पॉइंट्स क्या क्या है? 1,3 1,3 एंड -4,1। 1,3 एंड -4,1। 1,3 एंड -4,1। तो सुनो, इनको पहले बनाते हैं। चलो 1,3 एक्स एक्सिस पे तो 1, वाई एक्सिस पे 3, तो ये पॉइंट हो जाएगा 1,3। एक काम करता हूँ, थोड़ा सा मैं इन नंबर्स को हटा देता हूँ, फिर भी है ना, थोड़ा सा ये हमको डिस्टर्ब करेगा दिमाग को हमारे। हमने कहा 1,3 एक्स एक्सिस पे 1, वाई एक्सिस पे 3, तो ये पॉइंट हो जाएगा 1,3। -4,1, -4 लेना पड़ेगा ना, -4। तो -4 के लिए क्या करेंगे हम? -1 -2 -3 -4, और ये हो जाएगा मेरे पास एक्स एक्सिस। तो -4,1 ये जो है हाइपोटेनस के क्या हो जाएंगे? दोनों एंड पॉइंट। तो इस हाइपोटेनस को हम लोग ज्वाइन कर देते हैं एक बार। ये पॉइंट हो जाएगा 1,3, ये पॉइंट हो जाएगा 1,3, इसको हमने बी बोल दिया। और ये पॉइंट हो जाएगा ए, इसको हमने कहा साहब -4,1। ठीक, अब इस ट्रायंगल को पूरा करते हैं। ट्रायंगल को पूरा कैसे करेंगे? ये साइड ऐसे, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ये बन गया। तो कोई मेरे को बताएगा कि पॉइंट सी कोऑर्डिनेट क्या होंगे?
पॉइंट सी कोऑर्डिनेट क्या होंगे? देखो पॉइंट सी जो है ना वो ये है, यानी कि वन वन डिस्टेंस तो ये वाली और वन हाइट ये वाली, तो पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 1,1। तो फ्रॉम फिगर क्या लिखेंगे हम? फ्रॉम फिगर, फिगर से साफ साफ क्लियर है, फ्रॉम फिगर, फ्रॉम कितना? फिगर, तो फिगर से साफ साफ क्लियर है एक चीज, फिगर से ये क्लियर है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ सी, द कोऑर्डिनेट्स, फिगर से क्लियर है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ सी, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी विल बी, द कोऑर्डिनेट ऑफ सी विल बी 1,1। क्लियर है? तो जब सी के कोऑर्डिनेट 1,1 होंगे, ठीक है, जब सी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 1,1, तो इस लाइन का, लाइन एसी की इक्वेशन क्या होगी और लाइन बीसी की, ये हमको बतानी है क्वेश्चन में। सो इक्वेशन ऑफ लाइन एसी, इक्वेशन ऑफ लाइन एसी, तो देखो लाइन एसी यहां से कितनी कितनी हाइट पे है? 1 पर, और पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। भाई लाइन एसी पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो हुई, और एक्स एक्सिस की पैरेलल लाइन की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू सी, सी मीन्स 1, तो एक आंसर तो मेरा आ गया। सिमिलरली इक्वेशन ऑफ लाइन बीसी, सिमिलरली इक्वेशन ऑफ लाइन बीसी, अब हमको इक्वेशन ऑफ लाइन बीसी फाइंड करनी है। तो बीसी जो है वो किसके पैरेलल है? वाई एक्सिस के, और 1 डिस्टेंस पे है, यहाँ चाहते डिस्टेंस 1 होता है ये वाला, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस क्या होता है? एक्स इज इक्वल टू सी, सी मीन्स कितना हो जाएगा यहाँ पर? 1। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 1 एंड वाई इज इक्वल टू 1। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 17, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा ये। फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 3,8। कोई पॉइंट है 3,8, कोई पॉइंट है 3,8, इस पॉइंट 3,8 की इस लाइन को मिरर मानते हुए, लाइन क्या है? x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, तो इस पॉइंट की इस लाइन में मिरर इमेज फाइंड करनी है। हमने ऐसा क्वेश्चन किया है एग्जांपल में कि इस पॉइंट की इस लाइन के रेस्पेक्ट क्या बतानी है? मिरर इमेज। तो मतलब कि ठीक अपोजिट डायरेक्शन में उतनी ही डिस्टेंस पर, ठीक उतनी डिस्टेंस पर अपोजिट डायरेक्शन में जो पॉइंट पड़ेगा उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने होंगे, इसको बोलते हैं मिरर इमेज, राइट है? तो किसी पॉइंट का किसी लाइन में अगर मिरर इमेज फाइंड करनी है तो उसका मीन्स क्या होता है कि उस लाइन से पॉइंट जो डिस्टेंस है ना, ठीक अपोजिट डायरेक्शन में जाओ, उतनी डिस्टेंस पर जो पॉइंट पड़ेगा उसके हमको कोऑर्डिनेट बताने होंगे। ये बात समझ में आ गई? हमने क्वेश्चन ऐसा किया भी था एग्जांपल में, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 3,8, पॉइंट 3,8 की इमेज बतानी है विद रेस्पेक्ट टू द लाइन x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, इस लाइन के अंदर। और क्या कहता है कि एज्यूमिंग द लाइन टू बी ए प्लेन मिरर, लाइन को क्या मान लो? एक प्लेन मिरर मानते हुए। तो लाइन को एक प्लेन मिरर मानते हुए हमको ये क्वेश्चन पूरा करना है कि लाइन एक मिरर है, ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट का इस लाइन का रेस्पेक्ट इमेज बतानी है। तो इसकी फिगर बनाएंगे, बट वो एक रफ फिगर होगी, हमको यहाँ पर एग्जैक्ट फिगर की कोई जरूरत नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हमने मान लिया कि कोई पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 3,8, और ये कोई अपना लाइन हो जाएगी जो इधर गिवन भी है मेरे पास, लाइन 1 मैंने माना इसको, x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, और ये जो है ये इसको यहाँ पर मिलता है पॉइंट M पर आकर, और ठीक अपोजिट डायरेक्शन में, सॉरी अपोजिट डायरेक्शन में ठीक उतनी डिस्टेंस पर जो पॉइंट पड़ेगा ना M, मेरे को M के कोऑर्डिनेट बताने हैं। ये यहाँ पर मान लो मोटा मोटा L हो गया, ठीक है? ये बात क्लियर है? तो क्या आपको एक बात समझ में आ रही है? इस फिगर में जो बात मैं आपको बताने वाला हूं वो बात मैंने आपको इस उस टाइम पर एग्जांपल में बताई थी। इस पूरे क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि अगर किसी पॉइंट का किसी लाइन के रेस्पेक्ट इमेज बतानी है ना, तो जितनी डिस्टेंस पर ये पॉइंट इस लाइन से है यानी कि PL, ठीक उतनी डिस्टेंस बट अपोजिट डायरेक्शन में होगी ये वाली LM। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि L इज द मिड पॉइंट ऑफ PM। बात समझ में आ गई? दो कंसेप्ट याद रखना है कि L इज द मिड पॉइंट ऑफ PM। L क्या होगा? L इज द मिड पॉइंट ऑफ PM, जिसका हम यूज करने वाले हैं, मिड पॉइंट ऑफ PM। L क्या है? मिड पॉइंट ऑफ PM। और दूसरा कि जो ये लाइन पूरी लाइन है ना PL, ये PL इस गिवन लाइन के साथ परपेंडिकुलर भी है। बोथ लाइंस आर परपेंडिकुलर, गिवन लाइन यानी कि लाइन 1 जो गिवन है, और जो ये लाइन बन के आई है PLM, ये दोनों आपस में क्या है? परपेंडिकुलर भी है। तो ये दो बातें ध्यान रखनी है क्वेश्चन में। हमारा काम है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करना। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हमको दो बातों का यूज करना है। नंबर एक बात कि
जो मैंने फिगर आपको बताई है, जो फिगर मैंने आपको समझाई है, इस फिगर के अकॉर्डिंग जितनी डिस्टेंस पीएल है उतनी डिस्टेंस एलएम है। तो मतलब क्या हुआ, कि पीएम का मिड पॉइंट एल हो जाएगा। ठीक, दूसरी बात, पीएलएम इस लाइन पर परपेंडिकुलर भी होगी। तो हमने मान लिया इस एम के कोऑर्डिनेट एच कोमा के है, एच कोमा के, मतलब कि क्या लिखेंगे, लेट पॉइंट एम, लेट पॉइंट एम एच कोमा के be the image of point P respect to line 1। ये बात सबको समझ में आ गई होगी, रेस्पेक्ट टू लाइन 1। हमने कहा कि भैया पॉइंट पी एम जो है ना, जो पॉइंट एम है ना एच के, वो पॉइंट पी का मिरर इमेज है रेस्पेक्ट टू दिस लाइन। पॉइंट एम जो है एच कोमा के, वो लाइन एस प्लस 7 के रेस्पेक्ट में पॉइंट पी का क्या है, मिरर इमेज। तो दो बातें एक्टिव हो जाती है तुरंत। अगर हमने इस पॉइंट को उस पॉइंट का इस लाइन के रेस्पेक्ट में मिरर इमेज बोला है ना, तो इसका मतलब दो बातें एक्टिव हो जाती हैं कि नंबर एक, एल इज द मिड पॉइंट ऑफ पीएम एंड दिस लाइन परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो एक बात बताओ, सो सबसे पहले क्या लिखोगे हम, सबसे पहले हम लिखेंगे सो लाइन पीएल या लाइन पीएलएम, सो लाइन पीएलएम will be perpendicular to given line, तो लाइन पीएलएम जो होगी वो परपेंडिकुलर होगी गिवन लाइन के। सो बाय कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी, वैसे इतनी ज्यादा बकवास क्या कहते हैं, मतलब बकवास नहीं बोलूंगा, फिर भी इतनी ज्यादा बात लेने की जरूरत नहीं है, फिर मैं ले दे रहा हूं। बाय कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी क्या है वो, दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा, -1। स्लोप ऑफ, दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट, स्लोप ऑफ लाइन पीएम या पीएलएम मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ लाइन 1, दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, -1। स्लोप ऑफ लाइन पीएम, लगाओ स्लोप का फॉर्मूला, y2 - y1 दैट इज k - 8 अपॉन x2 - x1 यानी कि h - 3 इज इक्वल, और मल्टीप्लाई बाई इस y लाइन का स्लोप माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y इज इक्वल टू -1। यहां तक किसी को डाउट होना नहीं चाहिए। स्लोप ऑफ लाइन दिस, ये वाली y2 - y1 अपॉन x2 - x1 मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ लाइन 1। इन दोनों लाइन का जो स्लोप है, इन दोनों लाइन का जो क्या है स्लोप, वो क्या होना चाहिए, दोनों के स्लोप की मल्टीप्लाई कितनी होनी चाहिए, -1। ये बात सबको समझ में आ गई होगी इतनी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहां तक, चलें आगे, ठीक। तो क्या होगा भैया, -k - 8 अपॉन 3h - 9 इज इक्वल टू -1। ये मैथ कैंसिल हो गया, ये पहुंच जाएगा उधर, तो क्या बनेगा k - 8, जब ये मल्टीप्लाई में पहुंचेगा ना उधर, तो क्या बनेगा 3h - 9। क्लियर है, और इसको तो भेज दो माइनस में, तो 3h - k - 9 + 8 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास इक्वेशन बन के आ गई, 3h - k - 1 इज इक्वल टू 0, दिस इज सेकंड। तो मेरे पास ये एच के में एक इक्वेशन बन के आ गई। अभी मेरे को एच के में एक इक्वेशन और बनानी है, ठीक है, और फिर हम उन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे। अभी हम क्या करेंगे, एच और के में एक इक्वेशन और बनाएंगे और फिर उन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए क्या करोगे, अब सहारा लेंगे मिड पॉइंट वाली बात का। अब हम क्या करेंगे, अब हम, ओ माय गॉड ये क्या हो गया, अब हम सहारा किसका लेंगे, मिड पॉइंट वाली बात का। एल इज, बल्कि ऐसे लिखो कोऑर्डिनेट, हाँ ऐसे लिखो, एल इज मिड पॉइंट, ऑफ पीएम, सो कोऑर्डिनेट ऑफ एल कितना हो जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ एल x1 + x2 / 2, x1 + x2 / 2 कोमा y1 + y2 / 2, ठीक। तो ये कोऑर्डिनेट किसके आ गए, एल के, और एल पॉइंट लाइन 1 पर पड़ता है, क्योंकि पॉइंट एल लाइज ऑन लाइन 1,
क्योंकि पॉइंट पॉइंट एल जो है लाइज ऑन लाइन 1, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे बाय फर्स्ट। ये बात हमने बताई थी आपको कि अगर कोई पॉइंट किसी लाइन पर पड़ता है तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो क्या हो जाएगा x, क्या हो जाएगा x प्लस 3y, x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। तो 12 से आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो h प्लस 3 मल्टीप्लाई इंटू में कितना हो जाएगा 3 इंटू के प्लस 8, 2 गया उधर तो 14। तो ये हो गया h प्लस 3 प्लस 3 के 3 8 जा 24 इज इक्वल टू 14। तो h प्लस 3 के 24 और ये कितना हो जाएगा इधर आके 10 प्लस 3 13। तो देखो अब मेरे पास क्या हुआ, अब मेरे पास h और k में दो इक्वेशन बन के आ गई। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से, क्लास 10th वाले मेथड से, और उनको वैल्यू आ जाएंगी h k की, वही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक, तो इतना नोट करेंगे अभी, क्योंकि इक्वेशन को सोल्व करने के लिए मुझको बोर्ड पर जगह चाहिए होगी। तो चलो अब इनको सोल्व करते हैं, सोल्व सेकंड एंड थर्ड। इतना करने के बाद अब ये नोट करना है आपको, सोल्विंग सेकंड एंड थर्ड। सोल्व करने के लिए पहले वाली लिखो, सेकंड वाली 3h माइनस के माइनस 1 इज इक्वल टू 0, दिस इज सेकंड, और h प्लस 3k प्लस 13 इज इक्वल टू 0, दिस इज थर्ड। और कैसे सोल्व होती है ये, मल्टीप्लाई करो 3 से, तो 3 3 जा 9h, 3k माइनस का 3k प्लस का कैंसिल हो गया, प्लस ये वाला h माइनस 3 1 3 प्लस के 13 इज इक्वल टू 0। तो 9 और 1 10h, 13 माइनस 3 तो प्लस 10। तो यहां से वैल्यू आ जाएगी h इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा यहां से हमारे पास -1। ये वैल्यू पुट कर दो सेकंड में या थर्ड में कहीं भी, तो पुट इन सेकंड कर देते हैं। तो 3h माइनस के माइनस 1 इज इक्वल टू 0, सो -3 माइनस के माइनस 1 इज इक्वल टू 0, k गया उधर तो k इज इक्वल टू -4। अब मेरे पास h और k दोनों वैल्यू आ गई, सो फाइनली अपना हम आंसर लिखेंगे क्वेश्चन का। ठीक है, तो जो इमेज उसने हमसे पूछी थी क्वेश्चन में, यानी कि h और k जो बताना था, सो मिरर इमेज या इमेज, सो मिरर इमेज ऑफ p 3,8 इज कितना होगा h, k -1, -4। तो 3,8 की जो मिरर इमेज होगी वो क्या होगी -1, -4। ऐसा क्वेश्चन हमने एग्जांपल भी किया, तो मैंने फिर भी आपको पूरा अभी भी डिटेल में एक्सप्लेन करके समझाया है। चलो नोट करेंगे तुरंत इसको, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। इफ द लाइन y इज इक्वल टू 3x प्लस 1 एंड y 2y इज इक्वल टू x प्लस 3 मेक्स एन equal angle, makes equally inclined to the line y is equal to ms plus 4, then find the value of m। आइए पहले क्वेश्चन को समझते हैं एक बार क्या कह रहा है। देखो 3 लाइंस गिवन है, उन्होंने कहा है कि एक लाइन तो है ये वाली y इज इक्वल टू 3x प्लस 1, और एक दूसरी लाइन है ये वाली 2y इज इक्वल टू x प्लस 3, और एक तीसरी लाइन है y इज इक्वल टू ms प्लस 4। ये 3 लाइन है। उनका कहना ये है कि ये जो लाइन है ना, ये लाइन इन दोनों लाइनों से, इस वाली से भी और इस वाली से भी इक्वली इंक्लाइन पर है। इक्वली इंक्लाइन मींस जितना एंगल इन दोनों के बीच का है उतना ही एंगल इन दोनों के बीच का है। इक्वली इंक्लाइन मतलब इक्वली झुकाव, इक्वली इंक्लाइन मींस जितना एंगल इन दोनों के बीच का है उतना ही एंगल इन दोनों के बीच का है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ m। पढ़ते हैं फिर से लैंग्वेज एक बार। इफ द लाइंस y इज इक्वल टू 3x प्लस 1 and 2y is equal to x plus 3 are equally inclined, यानी कि y is equal to 3x plus 1 and 2y is equal to x plus 3 are equally inclined to the line this, then find the value of m। तो ये लाइन इन दोनों के बीच का एंगल इक्वल टू इन दोनों के बीच का एंगल, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ m। और हमने कहा कि वो जो इक्वल एंगल है वो थीटा है, हमने कहा वो जो इक्वल एंगल है वो थीटा। ये लिखा इधर, लेट द लाइन y is equal to ms plus 4, लेट द लाइन y is equal to ms plus 4 makes equal angle theta with the line y is equal to 3x plus 1, with the line y is equal to 3x plus 1 and 2y is equal to x plus 3, 2y is equal to x plus 3। और अगर आप कहो तो मैं 2y is equal to x plus 3 को 2 को नीचे भेजकर
ऐसे लिख दूं क्या? क्यों लिखा है बताऊंगा अभी। लिख सकते हैं ना ऐसे, क्योंकि देखो तीनों लाइन अब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई, उस वाली फॉर्म में, सॉरी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में आ गई, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी एंड y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब मुझको इजी पड़ेगा इनका स्लोप देखने को, ठीक है, इस वजह से ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इस लाइन का स्लोप m है, इस वाली लाइन का स्लोप 3 है, इस वाली लाइन का स्लोप 1/2 है। भाई जो x का कोफिशिएंट होता है वो जो स्लोप होता है ना, तो क्वेश्चन समझ में आ गया अच्छे तरीके से कि ये लाइन इस लाइन के साथ और ये लाइन ही इस लाइन के साथ इक्वल एंगल बनाती है थीटा। तो एंगल जो बनाया है थीटा वो हमको फाइंड करना है, ठीक ठीक है। तो ध्यान रखना इस क्वेश्चन को करते टाइम इस वाली लाइन की स्लोप जो ये पहली लाइन लिखी है उसकी स्लोप तो क्या है m, दूसरी लाइन की स्लोप कितनी है 3 और तीसरी लाइन की स्लोप कितनी रहेगी 1/2, क्योंकि ये भी अपना स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में है ना, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये भी क्या है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो ये भी अब क्या बन गई y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो हमने कहा वो जो इक्वल एंगल है वो थीटा है, वो जो इक्वल एंगल है वो कितना है थीटा। बहुत ध्यान से सुनना, क्वेश्चन को हम डायरेक्ट थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे, हम वो मानेंगे नहीं कि एंगल थीटा है और वो m1 है वो m2 है, ये सब चीजें जो है अननोन वाली इसको हम मानेंगे नहीं, लेट नहीं करेंगे, डायरेक्ट शुरू कर देते हैं क्वेश्चन। तो सुनो, 4 लाइन बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं 4 लाइंस दिस एंड दिस, 4 लाइंस y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 4 एंड y इज इक्वल टू 3x प्लस 1, ठीक, क्लियर है बात। सुनो, एंगल कितना है थीटा, तो फॉर्मूला क्या होता है tan थीटा बराबर मॉडुलस ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। किन किन को ये बात नहीं समझ में आई, ये वाली बात देखो मैंने कुछ चीज ऐड कर दी यार। इस वाली लाइन का स्लोप m है यानी कि m1, इस वाली लाइन का स्लोप कितना है 3 है यानी कि m2। तो मैंने फॉर्मूला लगा दिया तुरंत, m2 जो फॉर्मूला हम पढ़ते आए हैं आज तक, m2 माइनस m1। अच्छा आपको शायद कंफ्यूजन पड़ जाओगे ना, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा अगर आपको, क्योंकि मैंने शायद फॉर्मूले में आपको m2 माइनस m1 लिखवाया है। नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। फॉर्मूला क्या था मैंने आपको लिखवाया, tan थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1, m2 माइनस m1। तो मैंने क्योंकि इसको फर्स्ट लाइन माना है इसको सेकंड लाइन माना है, m1 की वैल्यू m है, m2 की वैल्यू 3 है, तो बीच का एंगल थीटा है, तो tan थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1 नो प्रॉब्लम अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। जो मैंने पहले लिखा था वैसे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। तो बस, तो यहां से क्या बन के आया मेरे पास फॉर्मूला, tan थीटा इज इक्वल टू मोड 3 माइनस m अपॉन 1 प्लस 3m। इसको कर देते हैं थोड़ा सा हाईलाइट। अब चलते हैं इस वाली और इस वाली लाइन के लिए, 4 लाइंस, अगर हम इन दोनों की बात करें, किन दोनों की, 4 लाइंस y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 4 एंड जो थर्ड लाइन है y इज इक्वल टू कितना x/2 प्लस 3/2। फिर से लगाओ फॉर्मूला, फिर से लगाओ फॉर्मूला, क्या प्रॉब्लम है। tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 यानी कि 1/2 माइनस m अपॉन 1 प्लस m1 m2 या m2 m1, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या बन के आएगा जब इसका एलसीएम लेंगे, जब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या बन के आएगा 1 माइनस 2m अपॉन 2 प्लस m, जब इसका हम एलसीएम लेंगे। तो मैंने दोनों लाइनों के लिए tan थीटा वाला फॉर्मूला लगाया और मेरे पास tan थीटा की वैल्यू आ गई। अब बोथ वैल्यूज, दोनों वैल्यूज को क्या कर दो इक्वल कर दो, ठीक है। इक्वेट बोथ द वैल्यूज, इक्वेट बोथ द वैल्यूज, दोनों वैल्यूज को इक्वल रखेंगे और वहां से इक्वेशन बन के आएगी कुछ, उसको हम क्या कर लेंगे सोल्व कर लेंगे। हमको सोल्व करके m की वैल्यू तो फाइंड करनी है, हमको सोल्व करके m की वैल्यू तो फाइंड करनी है ना। तो शुरू करते हैं, चलो दोनों वैल्यू को इक्वल रखो। ये कितना हो जाएगा मोड 3 माइनस m अपॉन 1 प्लस 3m इज इक्वल टू मोड 1 माइनस 2m अपॉन 2 प्लस m। जब दोनों तरफ मोड हो तो मोड को कैसे रिमूव करते हैं समझाया हुआ है ना, या तो दोनों तरफ का स्क्वायर कर दो, वो भी एक तरीका है, या तो आप दोनों तरफ का स्क्वायर कर दो तो भी मोड रिमूव हो सकता है, या फिर दोनों तरफ आप प्लस माइनस लेके ऑपरेट कर लो चीजों को, ठीक है। या तो आप दोनों तरफ को क्या कर लो स्क्वायर कर लो तो भी काम बन जाएगा, या आप दोनों तरफ प्लस माइनस लगा के कर लो। तो मोड अगर रिमूव करते हो तो एक साइड तो ऐसी रहेगी 3 माइनस m अपॉन 1 प्लस 3m, और दूसरी तरफ क्या कर देंगे प्लस माइनस 1 माइनस 2m अपॉन 2 प्लस m। अब इस क्वेश्चन को दो केस में सोल्व करेंगे, केस फर्स्ट और केस सेकंड, एक बार पॉजिटिव लेके एक बार माइनस में लेकर। तो केस
फर्स्ट टेकिंग पॉजिटिव साइन, केस फर्स्ट टेकिंग पॉजिटिव साइन, टेकिंग पॉजिटिव साइन। तो जब हम टेकिंग पॉजिटिव साइन लेंगे तो 3 माइनस एम अपॉन 1 प्लस 3m प्लस लिया हमने तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 2m अपॉन 2 प्लस m, यही तो होगा, जल्दी बोलो, यही तो होगा ना, ठीक है क्या? चलो अब इसको कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 माइनस एम इंटू 2 प्लस m इज इक्वल टू 1 प्लस 3m इंटू 1 माइनस 2m, तो 3 टू जा 6 और 3 की जब m मल्टीप्लाई करोगे तो 3m माइनस m की 2 में करोगे तो 2m, m की m में करोगे तो m स्क्वायर, इधर भी करो 1 की 1 में 1, 1 की 2m में 2m, 3m की 1 में 3m माइनस 3 टू जा 6m स्क्वायर, ठीक हो गया। देखो 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 तो क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा, इस तो होगा तो 6 3 माइनस 2 तो 1m माइनस m स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस ये भी m माइनस 6m स्क्वायर, तो यहाँ से तो मुझे लगता है कि ये m तो कैंसिल हो गया, m तो यहाँ से कैंसिल हो गया ना, ठीक है, तो ये दिक्कत तो नहीं है किसी को। तो क्या बन के आएगा ये 6, ठीक है, तो ऐसा कर लेते हैं 6 1 इधर ले आओ माइनस 1 और उधर हो जाएगा 6m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, तो 5 इज इक्वल टू 5m स्क्वायर माइनस 5 गया अपोन में m स्क्वायर इज इक्वल टू 5 अपॉन माइनस 5, तो m स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 विच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज नो एनी रियल नंबर हैव ए स्क्वायर नेगेटिव, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता, m तो सुलभ होती है ना, तो m स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 विच इज एब्सर्ड, ये बात तो गलत हो गई। तो केस फर्स्ट जो हमने कंसिडर किया था पॉजिटिव साइन वाला, वहां से तो कोई m की वैल्यू बनेगी नहीं क्योंकि ये बात गलत हो जाएगी, m स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 तो हो ही नहीं सकता। तो इतना नोट करेंगे, केस फर्स्ट से हमको कुछ भी नहीं मिला। अब कंसिडर करते हैं केस सेकंड और देखते हैं केस सेकंड से अगर कुछ हाथ लगता है तो ठीक, इतना नोट करेंगे पहले, केस फर्स्ट को पहले सभी स्टूडेंट्स नोट करेंगे। चलो जी मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ यहाँ से, ठीक कर दो क्या, चलो जी अब देखते हैं केस सेकंड। अब हम देखते हैं केस सेकंड। अब केस सेकंड में क्या होगा, केस सेकंड में क्या होगा, टेकिंग नेगेटिव साइन, टेकिंग नेगेटिव साइन, जब हम इस पूरी एक्सप्रेशन को इस बार नेगेटिव साइन में लेंगे, इस पूरी चीज को कैसे लोगे नेगेटिव में, तो बाहर क्या लगेगा इस बार माइनस और यहाँ बाहर क्या लग जाएगा माइनस, मल्टीप्लाई वही होगी पहले वाली 3 टू 6, 3 की मल्टीप्लाई m में तो 3m माइनस m की 2m में 2m माइनस m स्क्वायर, इधर हो जाएगा माइनस 1 1 की 1 में 1 माइनस माइनस प्लस 2m 3m और प्लस 6m स्क्वायर, इस बार ये बन के आएगा, क्लियर है बात। तो 6 3 माइनस 2 तो 1m माइनस के m स्क्वायर माइनस 1 माइनस m प्लस 6m स्क्वायर, इन सबको उधर ले जाओ तो m स्क्वायर उधर गया तो 7m स्क्वायर, क्लियर है, m उधर गया तो माइनस के 2m तो माइनस के 7 इज इक्वल टू 0, ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, कुछ लोग क्या बोलना भी चाहिए, हम बोलते हैं इसको स्थिर द्रव्याचार्य फॉर्मूला अप्लाई कर दो, डायरेक्ट कर देता हूं, m इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है, तो m इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस तो 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, ये बन के आएगा 200, ये कितना बन के आएगा मेरे पास 200 और अपॉन 7 टू जा 14, कितना हो जाएगा 7 टू जा 14। अब देखते हैं बाकी इधर कैलकुलेशन, m इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस, देखो 200 का स्क्वायर रूट होता है 10 रूट 2, 10 रूट 2 और अपॉन 14, 2 कॉमन ले लो ऊपर से, जब 2 कॉमन लोगे तो 1 प्लस माइनस 5 रूट 2 अपॉन 14 और 2 7 जा, तो m की वैल्यू क्या बनी 1 प्लस माइनस 5 रूट 2 अपॉन 7 और यही इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो एक्चुअल में m की वैल्यू ये वाली हम लेंगे 1 प्लस माइनस 5 रूट 2 बाई 7, वो पहले वाले तो एब्सर्ड आ गई थी वो नहीं लेंगे, ठीक है। चलो जी देखो मैंने पहले कहा था क्वेश्चन बड़े बड़े हैं और डिटेल में एक्सप्लेन करने पड़ते हैं, मैं इनको तेजी से ऐसे कर दूं, देखो क्वेश्चन एक्चुअली मुझे तो करने ही नहीं है ना, तो आपको समझाने हैं,
तो एक्सप्लेन करना पड़ेगा चीजों को, टाइम लगेगा, वीडियो बड़ी बनेगी। बल्कि आने वाले चैप्टर अब ऐसे ही होंगे, जैसे ही कैलकुलस स्टार्ट हो जाएगी बहुत चीजें समझाने की होंगी, बहुत टाइम लगने वाला है। ठीक, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19। इफ सम ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ वेरिएबल पॉइंट पी एक्स वाई, कोई वेरिएबल पॉइंट है पी एक्स वाई, इस वेरिएबल पॉइंट पी, कोई वेरिएबल पॉइंट है पी एक्स वाई, इस वेरिएबल पॉइंट पी एक्स वाई की इन दोनों लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का जो सम है वो 10 यूनिट्स है। देखो वेरिएबल पॉइंट जो कांस्टेंट नहीं है, मतलब जो चलता फिरता रहता है, वेरिएबल पॉइंट गति कर रहा है, मोशन में है, कभी यहाँ पर है, कभी यहाँ पे है, कभी यहाँ पे है, ये पॉइंट चाहे है कहीं भी, और ये लाइन भी चाहे कहीं भी हो, समझ रहे हैं बात? ये दोनों लाइंस चाहे कहीं भी हो, ये पॉइंट मूविंग मोशन में है कंटिन्यू। वेरिएबल पॉइंट मतलब होता है जो मोशन में, जो चलता फिरता रहता हो, कभी एक जगह पर फिक्स नहीं है, मतलब। ठीक है, तो इस पॉइंट की इस लाइन से और इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस का सम कितना है? 10। मान लो ये पॉइंट कभी यहां पहुंच गया, अब भी ऐसा ही है, इस पॉइंट की इस लाइन से और इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का सम कितना है? 10। अब ये पॉइंट मोशन में है, अब ये यहां पहुंच गया, अब भी इस पॉइंट का इस लाइन से और इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का सम कितना है? 10। ये कह रहा है क्वेश्चन में कि एक मूविंग पॉइंट है, एक मूविंग पॉइंट या एक वेरिएबल पॉइंट, बात एक ही है, ठीक है, जो कि फिक्स नहीं, जो कि चल रहा है मोशन में। एक मूविंग पॉइंट इस तरह से है जो मोशन में है, और हमेशा हमेशा वो इस तरह से मूव कर रहा है कि इन दोनों लाइंस से उसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस हैं उनका जो सम है वो 10 है। वो कितना है? 10। तो क्या बोल रहा है वो? सो दैट P मस्ट मूव ऑन ए लाइन। तो प्रूव करो कि जो P है वो एक लाइन के पाथ पर ही मूव कर रहा है। फिर समझते हैं, मान लो ये लाइन ये वाली है, ये लाइन मान लो ये वाली है, पॉइंट P मूविंग में है, मोशन में है, पॉइंट P जब यहाँ पे होगा ना थोड़ी देर में, तो इस पॉइंट का इस लाइन से और इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? 10। अब पॉइंट P यहाँ पहुंच गया, अब भी पॉइंट P का इस लाइन से और इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का सम कितना है? 10। अब ये पॉइंट यहाँ पहुंच गया, तो अब भी इस पॉइंट का इस लाइन से और इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का सम कितना है? 10। तो प्रूव करो कि ये पॉइंट भी एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग ही मूव कर रहा है, ये प्रूव करना है। ठीक, मतलब कि हमको इस पॉइंट P का जो पाथ है, इस पॉइंट P का जो पाथ है उसकी इक्वेशन बतानी है। हमको क्या करना क्या है? देखो आधे बच्चों को क्वेश्चन समझ में नहीं आता कि वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में। हमको इस पॉइंट P का जो पाथ है उसकी इक्वेशन बतानी है, और वो इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, यानी कि ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में आनी चाहिए। क्वेश्चन ये है, समझ में आ गया क्वेश्चन? इसलिए मैं इसको बिल्कुल डिटेल में बना रहा हूँ, नहीं तो मैं 1 घंटे में पूरी कर देता इस वीडियो को भी, सारे क्वेश्चन मिला करके। कि पॉइंट P मूविंग मोशन में है, मूव कर रहा है, इस तरह मूव कर रहा है कि इन दोनों लाइन से हमेशा हमेशा उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस का सम 10 रहता है। तो वो जिस पाथ पे मूव कर रहा है वो पाथ एक स्ट्रेट लाइन है। और ये बात प्रूव कैसे होगी? हम इस पाथ की इक्वेशन फाइंड करेंगे और वो ऐसी आएगी। ये काम हमको करना है। ठीक, तो करेंगे कैसे? हम मान लेते हैं कि पॉइंट P, मानना क्या दे रखा है उसने कि पॉइंट P क्या है? पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट है वो कितने हैं? एक्स वाई। तो सम ऑफ, ध्यान से सुनना ये बात, सम ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस, सम ऑफ परपेंडिकुलर, सम ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस ऑफ लाइंस 1 एंड 2। ऐसे मत लिखो, ऐसे मत लिखो, इस बात को लिखते हैं मैथमेटिकली। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन 1 फ्रॉम P, P मतलब एक्स वाई, लाइन 1 की पॉइंट P से परपेंडिकुलर डिस्टेंस प्लस, क्योंकि उसने सम बोला है, प्लस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन 2 फ्रॉम P एक्स वाई इज इक्वल टू 10। क्वेश्चन में ये तो कहा है उसने कि पॉइंट P का लाइन 1 से और पॉइंट P का लाइन 2 से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है
पॉइंट पी की लाइन 1 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, पॉइंट पी की लाइन 2 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का जो सम है वो कितना है 10। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन 1 फ्रॉम पी प्लस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन 2 फ्रॉम पी इज इक्वल टू 10। क्या फॉर्मूला है परपेंडिकुलर डिस्टेंस का ऑफ पी फ्रॉम लाइन 1? तो क्या तरीका बताया था कि ये पॉइंट वहां फिल कर दो, पहले तो मोड लगाओ, मोड ए एक्स वन प्लस बी वाई वन सी अपॉन एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स का स्क्वायर रूट। ये तो हो गया लाइन 1 के लिए। प्लस अब लाइन 2 के लिए फाइंड करो, पॉइंट को पहले वहां भर दो, मोड 3x माइनस वाई की जगह तो 2y प्लस 7 अपॉन एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स के स्क्वायर का सम। ये तो समझाया था एक दिन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए लाइन फ्रॉम अ पॉइंट मोड ए एक्स वन प्लस बी एक्स वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो लाइन 1 के लिए लगाया पॉइंट पी से, लाइन 2 के लिए लगाया पॉइंट पी से। अब इसको हम सोल्व करके एक इक्वेशन फाइंड करेंगे जो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म की होगी। क्लियर है? अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, क्योंकि ये मॉडुलस का चक्कर पीछे पड़ेगा, ये मॉडुलस भी बड़ी दिक्कत देने वाला है थोड़ी देर में। तो देखो फिलहाल तो आप मॉडुलस को ऐसे ही लेके चलो क्वेश्चन में, इसका क्या करना है हम बताएंगे क्वेश्चन के एंड में आपको, तो बहुत ध्यान से सुनना है। करेंगे कैसे, सुनो। मोड एक्स प्लस वाई माइनस 5 1 स्क्वायर 1 2 तो रूट 2 अपॉन प्लस 3x माइनस 2y प्लस 7 9 प्लस 4 13 तो रूट 13 और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। ठीक, तो इस मोड को कैसे सोल्व करेंगे वो भी देखते हैं अभी। फिलहाल तो मोड को आप ऐसे कैसे रखो, इसका एलसीएम ले लो। देखो नीचे एलसीएम कितना आएगा, रूट 2 इंटू रूट 13 तो रूट 26 आ जाएगा एलसीएम। यहाँ पे आ जाएगा रूट 13 और इंटू कितना है मोड एक्स प्लस वाई माइनस 5 प्लस यहाँ पे आ जाएगा रूट 2 मोड 3x माइनस 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 10। ये पहुंच जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो रूट 13 इंटू मोड एक्स प्लस वाई माइनस 5 प्लस रूट 2 इंटू मोड 3x माइनस 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 26 रूट 10 और रूट 26 इंटू 10 सॉरी 10 रूट 26 10 इंटू रूट 26। अब सुनो, यहाँ पे आके आपको मोड सोल्व करना पड़ेगा, और आपको मैंने समझाया हुआ है कि मोड ए की वैल्यू प्लस माइनस ही होती है। ठीक है, तो अब ये मोड कैसे सोल्व होगा, आइए देखते हैं कि ये मोड हाउ टू सोल्व दिस मोड। जब इस मोड को सोल्व करोगे ना तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस माइनस रूट 13 ब्रैकेट सिंपल वाला एक्स प्लस वाई माइनस 5 प्लस माइनस यहाँ भी मोड लगा हुआ है रूट 2 3x माइनस 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 10 इंटू रूट 26। अब तो बड़ा पंगा हो गया, अब तो प्लस माइनस दो इधर है दो इधर है, तो एक्चुअल में यहाँ बनेंगे 4 केस, केस फर्स्ट, केस सेकंड, केस थर्ड, केस फोर्थ। पहले केस में दोनों ले जाएंगे प्लस प्लस, अगले केस में ले जाएंगे ये प्लस ये माइनस, अगले में ये माइनस ये प्लस, अगले में दोनों माइनस। चारों ही सोल्व करने पड़ेंगे, चारों से इक्वेशन फाइंड करनी पड़ेगी, चारों की इक्वेशन ax प्लस by प्लस c की फॉर्म की आनी चाहिए। ये चारों केस सोल्व होंगे अब यहाँ पर, और चारों को ही ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में लाकर हमको दिखाना है। तो पहले सोल्व करते हैं केस फर्स्ट, घबराना मत, हम आपको तरीका बताएंगे कैसे होगा। केस फर्स्ट बस सिंपल लिख देना प्लस प्लस, कोई फालतू बात मत लिखना, जो एग्जाम में होगा वो समझ जाएगा आपकी भावनाओं को कि आप क्या समझाना चाहते हैं। जब हम दोनों दोनों साइन को प्लस प्लस लेकर कंसिडर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस रूट 13 एक्स प्लस वाई माइनस 5 प्लस रूट 2 3x माइनस 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 10 इंटू रूट 26। मल्टीप्लाई करो अंदर, रूट 13 इंटू एक्स प्लस रूट 13 इंटू वाई माइनस के 5 इंटू रूट 13 प्लस 3 रूट 2 इंटू एक्स माइनस 2 रूट 2 इंटू वाई प्लस 7 रूट 2 माइनस इधर ले उठा करके 10 रूट 26 इज इक्वल 0। कोफिशिएंट लो पहले एक्स वाले, जो एक्स वाले टर्म सॉरी, देखो ये दोनों टर्म एक्स वाली हो गई तो एक्स कॉमन निकाल लो, तो रूट 13 प्लस 3 इंटू रूट 2 इंटू एक्स। अब लो वाई वाला, ये रहा वाई वाला और ये रहा, जब वाई वाला लोगे तो रूट 13 माइनस 2 इंटू रूट 2 वाई। अब लो कॉन्स्टेंट टर्म, देखो एक कॉन्स्टेंट टर्म यहां से लिखता हूँ प्लस वाली से,
एक ये रही 7√2, दूसरी ये रही कांस्टेंट टर्म, और तीसरी ये रही कांस्टेंट टर्म, और इज इक्वल टू 0। अब बताओ क्या ये ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में आया कि नहीं? क्या ये ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में आया कि नहीं? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 आ गया ना? तो विच इज इन द फॉर्म, विच इज इन द फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये बात समझ में आ गई? अब ये बताओ सिमिलरली, सिमिलरली बाकी तीनों केस को उनको करके नहीं दिखाना, डायरेक्ट लिख दो। किसको लगता है ऐसा कि अगर मैं इस चीज को एक बार प्लस में, ये वाला प्लस में लूंगा और ये वाला माइनस में, तो ये जो वैल्यूज है ये एक्स और वाई के स्क्वायर्स में आ जाएंगी या एक्स वाई के क्यूब में आ जाएंगी? नहीं ना, ऐसी तो आएंगी। चाहे आप दोनों को मैथ मैथ में लेकर सोल्व करके देख लेना, चाहे मैथ प्लस में लेकर देख लेना, एक्स वाई के कोएफिशिएंट ऐसे आएंगे। एक्स के ऊपर पावर नहीं आ सकती कभी भी इस केस में, है ना, वाई के ऊपर पावर नहीं आ सकती, आएंगे ऐसे ही बनते। तो सिमिलरली we can prove that, similarly we can prove that for the case, for the remaining cases, है ना, for the remaining cases, ये बात जरूर लिख देना, for the remaining cases similarly we can prove that, similarly हम ये प्रूव कर सकते हैं कि बाकी दोनों केस भी इसी फॉर्म के बन के आएंगे। so path of p, so the path of p x y इज अ स्ट्रेट लाइन, जो कि हमको क्वेश्चन में प्रूव करना है, इज अ स्ट्रेट लाइन। तो क्या प्रूव कर दिया हमने कि पॉइंट पी का पाथ जो है वो एक स्ट्रेट लाइन ही होगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को आपको कंप्लीट करना था। ठीक है, चलो जी तुरंत तो इसको नोट करेंगे, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब रह गए हमारे 4 क्वेश्चन लास्ट। ठीक है, इस वीडियो में हमने 4 क्वेश्चन किए हैं, तो इसको बस इतना रखते हैं, बहुत हो गया काम इसके अंदर। बाकी 4 क्वेश्चन 19 सॉरी 19 20 टू नहीं सॉरी 20 21 22 23 करते हैं लास्ट वीडियो में, पार्ट 4 में। तो मिलते हैं जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो में, मिसलेनियस सॉल्यूशन पार्ट 4। थैंक यू।